जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है हमारे इंडियन इकोनॉमी पर। तो हम इस विषय को जब लेंगे तो इस विषय को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे किस तरह से एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है, दूसरे सेक्टर्स पे पड़ता है, और किस तरह से एग्रीकल्चर हमारे अ, भारत के लिए या किसी और देश के लिए भी क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। खासतौर से अगर हम भारत की चर्चा करने जाएंगे तो इसी पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत से सेक्टर्स हैं, जैसे हम सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें और माइनिंग की बात करें। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर का आज के दौर में भी रोल फिर भी कम नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1950-51 के आंकड़ों की और आज के दौर की बात करें 2019-20 के आसपास तक, तब बेशक एग्रीकल्चर का रोल काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगर 1950-51 के आसपास लगभग 60-61% के आसपास एग्रीकल्चर का रोल रहा इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो आज 2016-17 के आंकड़ों की बात करूँ तो वो कम हो गया है। लगभग 15.3% के आसपास एग्रीकल्चर ग्रोथ ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम थ्रू आउट वर्ल्ड की बात करें, अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस जैसी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर रोल कंपैरेटिवली कम है दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में। 1% के आसपास एग्रीकल्चर का रोल है यूएसए की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में वो कंपैरेटिवली भारत के मुकाबले में तो ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है डेवलप्ड नेशंस का, जैसे मैंने अमेरिका की बात की, वहाँ पे तो कम रहा है, लेकिन अनडेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा है अभी एग्रीकल्चर का ओवरऑल नेशनल इनकम की ग्रोथ में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं लेना चाहूँगा वो है वेज, यानी कह सकते हैं आपकी कंजम्पशन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ये अर्निंग का एक अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें। चाहे वो दालों की बात करें, हम गेहूं की बात करें, राइस की बात करें, या कोई और भी बाजरा वगैरह की बात करें, इन सबका कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन के मामले में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका रोल, जो हमारे पशु हैं, पशुधन है, उनके लिए जो फॉडर्स देने होते हैं, हम फॉडर की बात करें, हम चारे की बात करें, चारे की सप्लाई के लिए भी पशुधन का जो है पशुधन के लिए चारे की सप्लाई भी यहीं से होती है। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट हमेशा से ही रहा है, आज भी है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो हेल्प कह सकते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्योंकि काफ़ी हद तक लोगों की डिपेंडेंसी अभी भी है। बेशक सरकार बहुत सी स्कीम चला रही है, नरेगा जैसी और बहुत सी, ताकि लोग अपने घर में, घरों के आसपास नज़दीक में और भी काम देख पाएँ और भी रोजगार के साधन ढूंढ पाए। इंडस्ट्री है हमारे पास, सर्विस सेक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रोल काफ़ी हद तक उसका है, तो हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। उसके अलावा पॉपुलेशन का अगर हम बात करें, इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ भारत में, इंडस्ट्री ग्रोथ है काफ़ी हद तक। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उसके मुकाबले में इंडस्ट्री काफ़ी हद तक ग्रोथ कर चुकी है। और वर्ल्ड की जो बड़ी 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 जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी यहाँ पर है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी, जैसे मैं खासतौर से बात करूँ, फार्मा हब है हमारे, बीबीएन का एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में रहती है। नोएडा का एरिया है, गुड़गांव का एरिया है, दिल्ली एनसीआर का एरिया है। उसके अलावा पंजाब में भी ऐसे एरियाज़ है, बेंगलोर में भी हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप्ड है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है हर एरिया में। जैसे बेंगलोर में आईटी सेक्टर ज़्यादा कह सकते हैं आप है। तो इंडस्ट्री का रोल तो है, लेकिन अगर हम फिर भी बात करें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का भी आपस में काफ़ी हद तक रिलेशनशिप। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, जैसे कि राइस प्रोडक्शन, शुगर मिल्स की बात करते हैं। शुगर मिल्स के केस में जो है उनका रॉ मटेरियल जो है वो शुगर केन, यानी गन्ना, गन्ने के बिना चीनी उत्पादन नहीं हो सकता। तो
एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं इंडस्ट्री के लिए। ऐसी बहुत सी और इंडस्ट्री हैं। अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश में ही फॉर एग्जांपल, अगर हम एप्पल की बात करें, यहाँ एप्पल ग्रो होता है, सेब होता है, सेब का उत्पादन होता है, तो ये जूस जो है, जूस इंडस्ट्री, जूस बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उसमें रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ऐसे बहुत से उद्योग हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। अगला जो मैं पॉइंट में लेना चाहूँगा, एग्रीकल्चर का जो रिलेशनशिप है फॉरेन ट्रेड के साथ, यहाँ से जो निर्यात होता है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हाल ही में यहाँ पर प्याज का उत्पादन कम हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी अ, बारिशों की वजह से, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ गया था। उसी तरह से हम बहुत से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। एग्रीकल्चर जो है इंटरनेशनल जो हमारी करेंसी उसको लाने में भी हेल्पफुल रहता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है फिर भी काफ़ी हद तक कम है, फेवरेबल नहीं है। हमारे कहने का मतलब है इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं आइटम्स का, चाहे एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, और एक्सपोर्ट हम फिर भी कम करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमारे यहाँ प्रोडक्शन चीज़ों की होती है एग्रीकल्चर आइटम्स की। तो एक्सपोर्ट में यानी फॉरेन ट्रेड में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारा एग्रीकल्चर। उसके अलावा इंटरनल ट्रेड की बात करें, अगर हम अपने भारत के अंदर अंदर ट्रेड की बात करें, तो उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन अर्बन एरिया में भी होती है। अर्बन से ज़्यादा रूरल एरिया में कंजम्पशन है। 50% जो इनकम है कुछ आंकड़ों के हिसाब से, वो जो इनकम का मैक्सिमम पोर्शन जो है रूरल कंजम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर आइटम्स के ऊपर किया जाता है। उसी तरह से अर्बन, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आंकड़े पुराने होंगे लेकिन फिर भी 44% के आसपास रफली मैं कहूँ तो वहाँ पर फूड आइटम्स के ऊपर प्रोडक्शन जो है यूज़ किया गया है इन सब चीज़ों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्रीकल्चर हेल्पफुल है कैसे? अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होती है उसे मंडियों तक पहुंचाना है, मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रक्स चाहिए और दूसरे छोटे वाहन चाहिए जो प्रोडक्शन का जो मटेरियल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसे उन जगह पर पहुंचा पाए। उसके अलावा जब वो होलसेलर से रिटेलर की तरफ जाते हैं तब भी ट्रांसपोर्टेशन का रोल इम्पॉर्टेंट है काफ़ी हद तक। तो एग्रीकल्चर की बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन, कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनडायरेक्टली वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी एग्रीकल्चर करने की कोशिश करता है, पूरी तरह होता है वहाँ पर। गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के थ्रू जो इंडस्ट्री चलती है जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, जैसे मैंने चीनी वाला एग्जांपल दिया, तो चीनी तब बनेगी जब शुगर जो हमारा शुगर केन है अवेलेबल होगा। तो शुगर केन के बाद चीनी जब बनेगी तो वो कहीं ना कहीं, या कोई और भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गए, तो वो भी डिफरेंट रेवेन्यू के सोर्सेज का एक सोर्सेज बन जाते हैं गवर्नमेंट के। बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन, अगला जो मेरा पॉइंट है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो लोगों की एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो खरीदारी करते हैं, ट्रैक्टर्स की हो गई, मशीनरी की हो गई, कैटल यानी जानवर है उन्हें खरीदना होगा। तो ये खरीद फरोख्त जो होती है इन सबको खरीदने में भी पैसा लगता है, और सब चीज़ें यहाँ पर हेल्पफुल कहीं ना कहीं रहती हैं। अगली हम बात करें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के मामले में भी हेल्पफुल रहता है एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें, ये लोगों में सोशल अवेयरनेस कहीं ना कहीं होती है। अ, जब उनके पास पैसा होगा, सेविंग्स होंगी, इनकम जनरेट होगी, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें, तो ये अल्टीमेटली हेल्पफुल करने